एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है यह ACF टू 2020 ACF 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी सॉल्व करूँगा वो मॉडल आंसर है, समझ जाइए। इसका जो है PSC बाद में मॉडल आंसर जारी करेगी और फाइनल आंसर जो लेगी उसके अकॉर्डिंग इसमें फिर सुधार करके हम लोग सॉल्व्ड पेपर अपलोड करेंगे। तो इसको आप मॉडल आंसर समझिए। मैं इसमें एक्सप्लेन करते भी जाऊंगा साथ में, तो एक्सप्लेनेशन मॉडल आंसर विथ एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह मेरे पास जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण कृषि विज्ञान एवं वानिकी वाला जो क्वेश्चन पेपर है, मीन्स क्वेश्चन पेपर 2, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फिजिक्स वाला पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे पास जो है क्वेश्चन पेपर यह सेट बी है। देखते हैं प्रश्न क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है जीपीएस है। जीपीएस क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। एक स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, एक रेडियो बेस्ड स्पेस नेविगेशन सिस्टम, या एक स्पेस बेस्ड स्पेस नेविगेशन सिस्टम, या एक रेडियो बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही उत्तर, ठीक है, स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वैसे इसका एक्चुअल जो होता है मीनिंग जीपीएस का, वह होता है सैटेलाइट बेस्ड, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है स्पेस बेस्ड, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही होगा, स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गगन का फुल फॉर्म क्या है? गगन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं जीपीएस एडेड जनरल ऑगमेंटेड नेविगेशन, या जीपीएस बेस्ड एरियल जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, या ऑप्शन सी दिया हुआ है जियो बेस्ड जीपीएस एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन, या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसका ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या दिया हुआ है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या यूरेनियम। इनमें से कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं सोलर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए सोलर जो किसी भी स्टार में, जैसे सूर्य को एक तारा है, इसी प्रकार से जितने भी तारे होंगे उनमें जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है संलयन ही होता है, ठीक है। मतलब उसमें हाइड्रोजन एटम जो है मिल करके हीलियम में परिवर्तित होते हैं। हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन है ना, इसमें ड्यूटेरियम, प्रोटियम, या हाइड्रोजन है ना, ये उसके तीनों जो है आप समस्थानिक जो है परिवर्तित होकर हीलियम बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चैन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चैन रिएक्शन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन चैन रिएक्शन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन चैन रिएक्शन। तो इसका सही उत्तर है प्रोटॉन प्रोटॉन चैन रिएक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोटॉन प्रोटॉन चैन रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंग दैर्ध्य पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट होता है प्रकाश का चाल।
वैक्यूम में, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। ये तरंगे व्यतिकरण करती हैं, ठीक है। इनमें से अधिकतम, तो इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। मान लेते हैं पहला तरंग का तीव्रता I1 है, दूसरा का I2 है, तो इनका अनुपात जो है 1:9 है। और हम जानते हैं I इज़ प्रोपोर्शनल टू A², मतलब आयाम के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9, ठीक है। तो ये हो गया आयाम का वैल्यू हो गया पहले के लिए A1 इज इक्वल टू 1 और A2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 1 और A2 इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक। अब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ठीक है, I मिनिमम और I मैक्सिमम। तो इसका फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम और I मिनिमम, ठीक है। इसके लिए होता है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप फार्मूला को रखिए और सॉरी वैल्यू को रखिए और आंसर निकाल लीजिए। तो पहला हो गया A1 मतलब 1 और A2 इज इक्वल टू 3, तो पहला हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और नीचे में हो जाएगा आपका 4, ठीक है। A1 4 माइनस 1 3 माइनस 1 है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से सॉरी देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 16 और नीचे में ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 यानी 4, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो हम आ जाएगा आंसर 4:1, 4:1 मतलब 4:1, 4:1 जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वही सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है ना, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये है आपका फ्रीक्वेंसी एफ। म्यू इज इक्वल टू अपवर्तनांक, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, पहले क्वेश्चन। 2 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गमन कर रहा है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। यहाँ पर प्रकाश का जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी इस माध्यम में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14 हर्ट्ज और अपवर्तनांक 1.5 है ना, म्यू का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है, म्यू अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है C/V, प्रकाश का निर्वात में चाल और प्रकाश का माध्यम में चाल, ठीक है। यहाँ पर C जो है प्रकाश का निर्वात में चाल है और V जो है प्रकाश का किसी माध्यम में चाल है। तो C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और V का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन अपवर्तनांक है 1.5, तो V का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा है ना, 1.5 करेंगे, ठीक है, 1.5 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5, तो जो भी वैल्यू आएगा वह आपका होगा, ठीक है, वह आपका होगा प्रकाश का चाल, ठीक है, प्रकाश का चाल उस माध्यम में। इसका वैल्यू होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू होता है प्रकाश का चाल माध्यम में इंटू आपका लेमडा तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये हो गया लेमडा इज इक्वल टू F/V। अब यहाँ पर रखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका तरंग दैर्ध्य लेमडा का वैल्यू आ जाएगा समथिंग 10,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ना, 10,000 एंगस्ट्रॉम में। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन डी 10,000 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 3 से 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण ये हो गया, यहाँ ये दर्पण है। ठीक है, इसका फोकस दूरी यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर और जो है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पर। तो इसका इमेज जो बनता है यह होता है आभासी, बड़ा और सीधा। सीधा इमेज बनेगा ऐसा, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा होगा और आभासी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, आभासी होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्लास प्लेट पर प्रकाश तरंग 60 डिग्री एंगल पर, है ना, 60 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। बोला गया है ये है आपका ग्लास प्लेट पर, ये ग्लास प्लेट है तो इस पर एक तरंग जो है यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है और यहाँ से परावर्तित होगी भी, तो अपवर्तित होता है प्रकाश, है ना, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। तो आप हमको ये वाला एंगल जो है ज्ञात करना है ना, कितना होगा, सॉरी, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए यह एंगल जो है हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एंगल जो होता है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री और ये हमको एंगल मालूम नहीं है तो इसको ले लेते हैं x और इज इक्वल तो होता है टोटल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 9, ये हो गया 15, 150 और ये x का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये एंगल, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री और यहाँ पर से ऐसे आया, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई सी इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन आर, है ना, जो अपवर्तित किरण का एंगल है यहाँ पर जो आपका है आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, इसको टोटल सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू आएगा √3। आंसर इज म्यू इज इक्वल टू √3। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति की आँख में दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष दोनों हैं, तब उसे उपयोग करना चाहिए। इनमें से कौन सा लेंस जो है उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग उत्तल हो, या दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग अवतल हो। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग उत्तल हो, है ना। ये मान लेते हैं आपका ग्लास है तो इसमें जो है इस प्रकार से दो टाइप का होता है, आप जानते ही हैं। तो ये निचला भाग जो है उत्तल होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए और ऊपरी भाग जो है अवतल लेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यह दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोनों दोष के लिए, है ना, उपयोगी होता है। दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग उत्तल होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं लाल रंग के लिए, हरा रंग के लिए, पीला रंग के लिए या बैगनी रंग के लिए, है ना। इनमें से किस रंग के लिए प्रकाश का क्रांतिक कोण, है ना, न्यूनतम होगा। तो इसका सही उत्तर है बैगनी रंग। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बैगनी रंग, वायलेट रंग के लिए आपका क्रांतिक कोण जो है न्यूनतम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आँख में दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के लेंस किस प्रकार के बने होते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, इसका मतलब है
दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में आदमी को नज़दीक की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती, ठीक है। नज़दीक में जो रखी हुई है वस्तु वह दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष, है ना। दूरदृष्टि दोष बोला जाता है जिसमें नज़दीक में रखी हुई वस्तु का जो है दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए किस प्रकार का लेंस जो है उपयोग करने चाहिए? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समोत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस, है ना। तो इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, उत्तल लेंस उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार का जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसकी लंबाई पर, उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर, उसकी आवृत्ति पर, उसके पदार्थ पर, ठीक है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर, उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर, उसकी आवृत्ति पर या उसके पदार्थ पर। तो इसका सही उत्तर है उसके पदार्थ पर, है ना। मटेरियल पर डिपेंड करता है तार का विशिष्ट प्रतिरोध, वह किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है आपका तार का विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए या कितना होता है, ठीक है। तो आइडियली तो ऐसा वोल्ट मीटर कोई होता नहीं है, आइडियल, है ना, आइडियल कोई भी चीज़ नहीं होता। बट आइडियल अगर वोल्ट मीटर होता तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य या बहुत कम या बहुत अधिक या अनंत, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनंत होना चाहिए। इनफाइनाइट जो है प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब उसको, है ना, थोड़े से भी करंट को पास नहीं होने देना चाहिए। तो तभी उस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर है ना, उसके दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज को माप सकता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का जो है वोल्टेज कितना है इसको मापना है। तो यहाँ से जो है करंट पास नहीं होना चाहिए वोल्ट मीटर से, है ना। इसका मतलब है वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह अनंत होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 10 किलो ओम प्रतिरोध में 0.02 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध में विभव पतन कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? यहाँ पर बोला गया है 10 किलो ओम, है ना, यानी रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 10,000 ओम। 10 किलो ओम मतलब कि 10,000 ओम, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है धारा, है ना, धारा एम्पियर में न मापते हैं तो उसका वैल्यू है 0.02 एम्पियर, है ना। तो वोल्टेज हम जानते ही हैं, है ना। देखिए हम जानते ही हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 200 वोल्ट्स, है ना। 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट का जो है वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। 10 किलो ओम प्रतिरोध में 0.02 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध पर वोल्टेज या विभव पतन कितना होगा? 200 वोल्ट्स, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 200 वोल्ट्स। अगला प्रश्न है, एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है। एल लंबाई का जो तार है उसका प्रतिरोध आर है, ठीक है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को 4L कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 16R, है ना, R/4 या R/16 या 4R, है ना। तो यहाँ दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं मॉडल आंसर है, समझ सकते हैं इसको। तो पीएससी जो है अपने हिसाब से मॉडल आंसर निकालेगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर को सही या गलत किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया है उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए दो सिचुएशन बन सकते हैं। देखिए ध्यान से, एल लंबाई के तार, एल लंबाई है, ये मान लेते हैं तार, है ना, एल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। यदि तार को खींचकर, इसका प्रतिरोध आर है, ठीक है, इसको खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, यहाँ तक लिया जाए, ठीक है। इसको खींचकर जो है लंबा कर दिया जाए, इस प्रकार खींचा जाए कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उतना ही बना रहे जितना पहले था, है ना। इसका मतलब है कि उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए
और जो है तार को ऐड कर दिया जाए। ये ऐसा खींचा जाए कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, सॉरी, आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सेम बना रहे, ए का वैल्यू जो है कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो क्रॉस सेक्शनल एरिया का, है ना। तो उस कंडीशन में जो तार का प्रतिरोध कितना होगा, और इस प्रकार खींचा जाए कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम होता जाए। ठीक है, लंबाई को खींचेंगे तो तार जो है पतला होते जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक था तो उसका रेजिस्टेंस R था और लंबाई L था, लेकिन इसको खींच करके हम 4L कर दिया जाए तो उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वह कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है किस प्रकार डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ पर, पाई, है ना, यह है एक कांस्टेंट है, एल लंबाई जो है आपके तार का, और ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, है ना, इस पर डिपेंड करता है। आर इज इक्वल टू होता है पाई एल ए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पाई का वैल्यू तो सेम है ना, आर डैश मतलब नया जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, तो पाई का वैल्यू सेम। अब लंबाई को 4L कर दिया जाए, मतलब 4L लिख दिए यहाँ पर, 4L पहले L था उसको 4L कर दिए। अब ए जो है सेम रखोगे, ए को आप सेम रखोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 4L, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर हम ये माने कि लंबाई को खींचने पर उसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होते जाता है, तो वह भी 4 गुना ही कम होगा। ठीक है, मतलब जितना गुना आप लंबाई को बढ़ाएंगे उतना गुना आपका कम हो जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए और उसके बाद आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आर डैश इज इक्वल टू 16R होता है। ठीक है, आर डैश इज इक्वल टू 16R। ठीक है, मतलब कि या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, 16R होगा या 4R। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 220 वोल्ट एसी मेंस का शिखर मान कितना होता है, एसी मेंस, है ना। इसका जो है वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है एसी में, 220 वोल्ट एसी है, तो उसका एक्चुअल जो शिखर मान होगा, मिनिमम मैक्सिमम, है ना, प्रति वोल्टेज जो बोलते हैं शिखर मान, प्रति वोल्टेज या शिखर मान कितना होगा, तो इसका सही उत्तर होता है, देखिए वो जो आपका शिखर मान होता है ना, स्टीप वोल्टेज जो होता है शिखर मान, वो होता है आपका √2 इंटू वोल्टेज, है ना। तो ये जो आपका जितना भी रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है आपका, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है √2 से, उतना होता है आपका शिखर मान। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे √2 किए और मल्टीप्लाइड बाई 220 किए, है ना, तो इसका वैल्यू आएगा 311, है ना। ऑप्शन डी आएगा सही उत्तर, ऑप्शन डी, है ना, 311 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट एसी मेंस का शिखर मान 311 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो समांतर लंबे चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये समांतर और लंबे धारा चालक हैं। ये है आपका एक चालक ए, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है। दूसरा चालक है बी, है ना, इसमें भी धारा ऊपर की ओर बह रही है। तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, या ना प्रतिकर्षित करेंगे ना आकर्षित करेंगे, या दोनों एक दूसरे पर संपाती हो जाएंगे, है ना। तो इनमें से क्या होगा सही उत्तर, यह हमको बताना है। तो देखिए धारा का होता है आपका चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है ना, इस प्रकार से। तो यह चुंबकीय प्रभाव के अकॉर्डिंग ये धारा जब बहती है ऊपर की ओर, है ना, तो इस प्रकार से जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तार के या चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा मतलब ये राउंड में ऐसे घूमता है। अगर धारा ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से गोल बन जाता है उसके चारों ओर, सर्कल के रूप में, है ना, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा गोल गोल घूमने लगेगा। तो इसके कारण जो है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस पर जो है लगने वाला बल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दूसरे तार पर ना,
ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके कारण जो है इस तार पर जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण यहाँ पर बल लगेगा वह राइट हैंड की ओर, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का मान जो है 5 ओम है ना। यहाँ पर परिपथ दिया है, यहाँ पर जो है जो आर रजिस्टेंस है इसका प्रत्येक का वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, तो जो है एक्स तथा वाई के बीच में आपका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से 2.5 होना चाहिए, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका जो है कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ रहा है 2.5 मेरे अकॉर्डिंग। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, ये दोनों जो है सीरीज़ में है। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में है और ये पैरेलल है, मतलब कि इन दोनों को ऐड कीजिए तो 5 5 10 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कीजिए तो 5 5 10 हो जाएगा। लेकिन ये जो है इसके साथ ये सीरीज़ में है, तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पहले तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो ये इस प्रकार से 1 + 10 1 + 10 प्लस 1/10 1/10 और ये 1/5। तो ये सबको सॉल्व करने पर 2.5 मेरे अकॉर्डिंग, बट इसका थोड़ा मेरे को डाउट है, इसको देखना पड़ेगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक्स किरणों का गुण नहीं है। एक्स किरणें है ना, एक्सरे गामा रे इस प्रकार से जो होती हैं, तो इसमें से एक्सरेज का जो है प्रॉपर्टी नहीं है, इनमें से कौन, यह बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण है, बिल्कुल सही है। एक्स किरणें जो है मुक्त आकाश में सीधी रेखा में गमन करती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है, नहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें बोला गया है किरणों का गुण नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है एक्स किरणों का गुण नहीं है ना। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है ना, दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उससे जो है एक्स किरणों की आवृत्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 हल्की छड़ों ए बी सी डी को धागों से अलग अलग लटकाया गया है, इस प्रकार से है ना, धागों से लटकाया गया है से 4 छड़ों को ए बी सी और डी करके। ठीक है, तो जो है एक दंड चुंबक को धीरे धीरे उनके पास लाया जाता है, प्रत्येक के पास, है ना, और ये प्रेक्षण नोट किए जाते हैं कि ए जो है हल्की सी प्रतिकर्षित होती है, ए जो है हल्की सी प्रतिकर्षित होती है, बी आकर्षित होती है इधर, है ना, और सी जो है बहुत आकर्षित होती है, बहुत जोर से आकर्षित होती है, और डी जो है अप्रभावित रहती है ना। तो इनमें से कौन सा जो है सही है यह बताना है, कौन सा कथन ठीक है यह बताना है। ए अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिकर्षित होती है तो अनुचुंबकीय नहीं हो सकता, है ना। बी अचुंबकीय पदार्थ है बोल रहा है, तो यह नहीं हो सकता। प्रतिकर्षित है हो रहा है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, तो ऑप्शन ए जो है गलत है। बी हल्की सी आकर्षित होती है तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। सी बहुत अधिक आकर्षित होती है तो लौह चुंबकीय होना चाहिए, मतलब सी भी गलत है। और डी अप्रभावित रहती है तो इसको अचुंबकित होना चाहिए, ऑप्शन डी को, है ना। मतलब एक ही जो है ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन बी जो है सही है। बी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। सीधे धारावाही है ना चालक इस प्रकार से है, इसमें धारा बह रही है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। चालक की लंबाई के अनुदिश या त्रिज्यीय बाहर की ओर, या चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार या हेलिकल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। जैसे इस प्रकार से चालक में धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से बंद वक्र बनाती हैं इसके चारों ओर, है ना, इस प्रकार से गोल गोल चारों ओर, है ना। तो इसका चालक के लंबवत तल में, है ना, चालक के ये जो है तल लंबवत है, तो इसके तल में वृत्त के रूप में ऐसे सर्कल सर्कल होंगे, तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। इनमें से कौन सा जो है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। तो ये हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, यह सही है। दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती, यह भी सही है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि उपरोक्त सभी सही हैं, उपरोक्त सभी जो है
सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या अलौह चुंबकीय। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। आयरन मतलब आप आयरन मतलब लोहा है ना, इसी से समझ सकते हैं। कोबाल्ट और निकिल ये तीनों जो है लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फेरोमैग्नेटिक जो है मटेरियल होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं विद्युत मोटर, जनरेटर, सोलर सेल या शुष्क सेल। इनमें किसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ठीक है, तो विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, तो यह नहीं हो सकता। जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह भी नहीं हो सकता। सोलर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। शुष्क सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शुष्क सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य कौन करता है, या मंदक का कार्य क्या है? नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की चाल को घटाना, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की चाल को बढ़ाना, यह नहीं है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की चाल को घटाना नहीं, इलेक्ट्रॉन की चाल को बढ़ाना नहीं। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, न्यूट्रॉन की चाल को घटाना। नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन की चाल को घटाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट तो है आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो में फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।